Hello, future doctors. Welcome to the second part of Chapter 1 पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण ऑफ पदार्थ विज्ञान। तो हमने फर्स्ट पार्ट में आयुर्वेद और आयु से रिलेटेड जो भी था वो कवर किया। अब सेकेंड पार्ट जो है हमारा, इसमें हम देखने वाले हैं सिद्धांत के लक्षण। तो देखिए, सिद्धांतो नाम सह या परीक्षकैर बहुविधम परीक्षे हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। क्या बोला गया है कि सिद्धांत उन्हें कहा गया है कि जो परीक्षकों द्वारा, यानी जो परीक्षा करते हैं उनके द्वारा अनेक बार परीक्षा करके, मतलब कोई भी आपने टॉपिक लिया, कोई भी आपने विषय लिया, तो उन परीक्ष विषयों को परीक्षा करके, किसके माध्यम से परीक्षा करके, ये जो प्रमाण आप पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगे पढ़ेंगे, तो इनके द्वारा जब परीक्षा करके उनको सिद्ध किया जाता है, उन्हें स्थापित किया जाता है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला गया है? सिद्धांत कहा गया है। सिद्धांत को आप मॉडर्न के प्रिंसिपल जो कह सकते हैं कि साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड हैं, उनसे कंसिडर कर सकते हैं कि जिन्हें प्रूवन है, वो उन विषयों को सिद्धांत बोला गया है। ठीक है, अभी सिद्धांत के प्रकार अगर आप देखेंगे तो सिद्धांत 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन से? सचतुर्विधः, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और व्युपगम सिद्धांत। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के सिद्धांत आपने पढ़ लिए। अब ये होते क्या-क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है सर्वतंत्र सिद्धांत। क्या लिखा हुआ है? तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, इन श्लोकों में पहले समझिए कि संधि उपयोग हुई है संस्कृत की। तो जब आप धीरे-धीरे आगे संधि पढ़ेंगे और इन श्लोकों को समझेंगे, तो इन्हें याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जहां आपको लगता है कि शब्द बहुत बड़ा है, उसका संधि विच्छेद करके और उसे पढ़ने की कोशिश करें तो वो आसान रहता है। तो इसमें सर्वतंत्र सिद्धांत सबसे पहला आपके पास है। ठीक है, सर्वतंत्र सिद्धांत में क्या होता है? सर्वतंत्र सिद्धांत वो सिद्धांत है जो सब आचार्य द्वारा मान्य है। क्या मतलब हुआ इसकी? जो जितनी भी संहिताएं आप पढ़ेंगे ना, उन सब ने ही इस सिद्धांत को माना है। मतलब आप कोई भी विषय उठाएंगे तो उस विषय के बारे में जो ज्ञान आपको, मान लीजिए, चरक संहिता में मिलता है, वही आपको सुश्रुत संहिता में मिलेगा, वही आपको अष्टांग हृदय में मिलेगा। तो जितने भी आप विषय हैं जो सर्वसम्मत है, इसके लिए आप एक शब्द उपयोग कर सकते हैं, सर्वसम्मत, मतलब कि सबने उसे स्वीकार किया है। ठीक है, तो उन सिद्धांतों को बोला गया है सर्वतंत्र सिद्धांत। अब इसका अगर आप उदाहरण देखेंगे ना, सबसे अच्छा उदाहरण इसका है पंचमहाभूत सिद्धांत। क्या कहता है पंचमहाभूत सिद्धांत? इसके अनुसार जितने भी द्रव्य हैं अपने आसपास, वो सब के सब कैसे हैं? पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जितने भी संसार में जो द्रव्य हैं, वो सब किससे बने हुए हैं? पंचमहाभूत से बने हुए हैं। ठीक है ना, पंचमहाभूत सिद्धांत। चलिए, ये हो गया आपका सर्वतंत्र सिद्धांत। दूसरा देखते हैं क्या है? प्रतितंत्र सिद्धांत। क्या है प्रतितंत्र सिद्धांत? प्रतितंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन् अनेकैस्मिन् तंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम। मतलब प्रतितंत्र सिद्धांत उन्हें कहा गया है जो अनेक तंत्रों में अनेक मत से दिया हुआ है। मतलब कि विभिन्न तंत्रों में, यानी विभिन्न जो भी संहिताएं हैं, अनेक मत है। मतलब किसी आचार्य के अनुसार संख्या कुछ हो सकती है, किसी आचार्य का मत कुछ और हो सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है रसों की संख्या। ठीक है, क्यों? अगर आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे ना, तो रसों की संख्या ना आचार्यों ने अलग अलग बताई है। जैसे कि भद्र काव्य में रस की संख्या 1 बताई है, और जब आप आयुर्वेद अनुसार देखेंगे, तो आयुर्वेद अनुसार रसों की संख्या 6 मानी गई है। तो ये जो मत में अगर आप भिन्नता देखेंगे कि भद्र काव्य के अनुसार 1 है, आयुर्वेद के अनुसार 6 है, तो ये जो मत में विभिन्नता है ना, इसी को प्रतितंत्र सिद्धांत बोला गया है। नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, मतलब ये सब जगह अप्लाई नहीं होती, ये सब एक्सेप्टेड नहीं है। और सर्वतंत्र को क्या बोला गया? यूनिवर्सल थ्योरी। क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबके द्वारा मान्य है, सबके द्वारा एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब आपका अगला सिद्धांत है अधिकरण सिद्धांत। क्या कहता है अधिकरण सिद्धांत? अधिकरण सिद्धांतो नाम सह यस्मिन् अधिकरणे
प्रस्तूयमाने सिद्धानि अन्यानि अपि अधिकरणानि भवन्ति। मतलब कि जहाँ पे एक विषय की स्वीकृति से, किसी एक विषय को स्वीकार कर लेने से, जो दूसरा विषय है ना, वो अपने आप स्वीकृत हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, उदाहरण से समझिए। उदाहरण क्या दिया हुआ है, मान लीजिए मैं अगर आपसे कहती हूँ कि जो मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष मतलब कि जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है, मुक्त पुरुष जो है ना, वो कर्म, अनुबंधित कर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें कामना नहीं है। किस चीज की कामना नहीं है? यानी कर्मों के फल की कामना नहीं है। ठीक है ना? तो अब जब आप ये कहते हैं कि उन्हें कर्म फल की कामना नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो कर्म है, उनके शुभ और अशुभ भेद से दो प्रकार के फल होते हैं। अब ये बात मैंने आपके सेंटेंस में नहीं बोली है, मैंने इतना बोला है कि मुक्त पुरुष जो है वो कामना नहीं, उन्हें कामना नहीं होती है, इसलिए वो कर्म नहीं करते हैं। तो अब इससे ये बात अपने आप साबित होती है कि कर्म के शुभ और अशुभ फल होते हैं, जिसकी कामना जो है मुक्त पुरुषों को नहीं होती है। तो ये होता है अधिकरण सिद्धांत, कि जब आप एक विषय को स्वीकार करते हैं ना, तो दूसरा विषय आपका अपने आप स्वीकार हो जाता है। उसे बोला गया है अधिकरण सिद्धांत। ठीक है। और चौथा है आपका अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है? अभ्युपगम सिद्धांतो नाम सह यमर्थम सिद्धम परीक्षितम अनुपदिष्ट अहेतुकम वा वाद काले अभ्युपगच्छन्ति विषयः। मतलब मान लीजिए कि वाद विवाद के समय, वाद विवाद यानी कोई विषय मान लीजिए प्रस्तुत हुआ, ठीक है, और आचार्यों के मत, जो विभिन्न मत है वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ऐसे वाद विवाद के समय में मान लीजिए कोई विषय है, प्रूवन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है उस पे, बट उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है ना, उसको बस मान लिया गया है, उसे कहा गया है अधिकरण सिद्धांत। अब जैसे उदाहरण के लिए, अब आपको कोई मान लीजिए आप कभी किसी विषय को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको ये बोला गया जाएगा कि द्रव्य जो है वो प्रधान होता है। मतलब जितने अपने आसपास आप देखते हैं, द्रव्य प्रधान होते हैं। पर कहीं किधर विषय अगर और दूसरा आप देखेंगे, तो वहां पे उसको गुण प्रधान बोल दिया जाएगा। तो ये ऐसा विषय है कि जिसे कहीं द्रव्य प्रधान मान लिया, कहीं गुण प्रधान मान लिया। तो जो बोला गया है, जो बात बोली गई है, उसको बस एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर बहस नहीं कर रही है। ठीक है ना? अपरीक्षितम मतलब उसकी परीक्षा नहीं करी गई है। अनुपदिष्ट, अहेतुकम, तो ये जो विषय है ना, इनको परीक्षा नहीं कही गई है, कुछ नहीं है, बस उन्हें जैसा बोला गया है वैसा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ऐसे हाइपोथेटिकल बोला गया है, इसीलिए उसे, ठीक है ना, कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है बस, तो वो हो गया अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है। अब इसके आगे आपको आयुर्वेद में या अपने सिलेबस में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको क्रिया शारीर में, रचना शारीर में, हर विषय में आपको उपयोगी होंगे। तो इसलिए उसको ब्रीफ में ना पदार्थ विज्ञान के पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये कौन से इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो हम अब उन्हें कवर करते हैं। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है पंचमहाभूत सिद्धांत। पंचमहाभूत क्या होते हैं? सर्वद्रव्यम पंचभौतिकस्मिन् अर्थे। क्या मतलब हुआ इसका? कि जितने भी द्रव्य हैं संसार में, वो सभी द्रव्य कैसे हैं? पंच महाभूत से बने हुए हैं। पंच महाभूत कौन से हैं आपके? आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। तो आपके ये जो पांच महाभूत है ना, आपके पूरे संसार के द्रव्य जो है वो इसी से बने हुए हैं। ठीक है। अगर अब आप ये समझे ना, तो ये जो पंच महाभूत होते हैं ना, इनका दो स्वरूप बोला गया है। एक होता है कारण रूप और एक कार्य रूप। क्या होता है ये कारण और कार्य रूप? कारण यूरोप यानी परमाणु, परमाणु यानी एटम्स। ठीक है ना? तो ये समझिए कि जो एटम फॉर्म है ना पंच महाभूतों का, उन्हें कारण बोला गया है। और कार्य, जो स्थूल अपने आंखों से दिखता है आपको, जो संसार में उपस्थित है, जो ये स्थूल है ना, वो इन्हीं परमाणुओं से बनेंगे। ऑब्वियसली बात है, एटम से ही आगे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे ही जो कारण रूप है ना, वो परमाणु बोले गए हैं, और कार्य रूप में स्थूल स्ट्रक्चर बोले गए हैं। तो वो पंचमहाभूतों की उत्पत्ति ऐसे कारण और कार्य भेद से बताई गई है। ठीक है। अभी ये जो पंचमहाभूत सिद्धांत है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो पूरी महाभूतों से ही बनी हुई है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, तो अब आप देखेंगे आगे, जैसे आपका शरीर है, यहाँ देखिए,
पृथ्वी के गुण बताए गए हैं, स्थिरता, कठोरता, भारीपन। तो शरीर में कहाँ रिलेट किया उसे? हड्डियों से, दांत से, जो कठोर भाग है शरीर का, तो वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो ऐसे महाभूतों को आप अपने शरीर के अंदर भी रिलेट कर सकते हैं। जल महाभूत आपको रक्त, रस में आदि में देखने को मिलेगा। अग्नि का काम क्या होगा? जाठर अग्नि में होना, शरीर को ऊष्मा देना, पाचन करना, ठीक है। वायु, श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो उन सब में वायु महाभूत प्रधान है। और शरीर के जितने भी विभिन्न गुहाएं, गुहाएं मतलब आप समझिए एक तरीके से कह सकते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स, एम्प्टी स्पेसेस है, वो आकाश महाभूत प्रधान है। तो इस तरीके से रचना शरीर में जितने भी शरीर के हम भाग या अंग पढ़ेंगे ना, तो उनको महाभूतों से रिलेट किया हुआ है। तो इसलिए जो पंच महाभूत सिद्धांत है ना, ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। अभी जो महाभूत होते हैं ना, वो अपने गुणों को ग्रहण करते हैं, मतलब इंद्रिय एक विशेष गुण में रहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय जो है, आपकी सेंस ऑर्गन्स जो है, उनमें एक एक महाभूत जो होगा वो प्रधान रूप से, मतलब कह सकते हैं मेजोरिटी में रहेगा और उसी गुण को ग्रहण करता है। तो अब जैसे आकाश महाभूत जो है, वो आप कहाँ पे रहेगा? आपके कर्ण इंद्रियों में, मतलब आपके कानों में रहेगा, और उसका जो गुण कौन सा ग्रहण करेगा? शब्द गुण ग्रहण करेगा। ऐसे ही वायु आपकी त्वचा में, आपकी स्किन में रहेगा और स्पर्श गुण को ग्रहण करेगा। अग्नि, अग्नि कहाँ पे रहेगी? आपकी चक्षु इंद्रिय, मतलब आपकी आंखों में रहेगी। और रूप, रूप मतलब कि आपको देखने में सहायक। जल, जल कहाँ पे रहेगा आपका? जल, जल कौन सा गुण ग्रहण करेगा? तो जल जो है वो रस ग्रहण करेगा और वो आपकी जीभ में उपस्थित है। और पृथ्वी गुण कहाँ पे रहेगा? तो वो गंध यानी स्मेल को ग्रहण करेगा और वो आपका नाक में उपस्थित घ्राण इंद्रिय में रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो गुण है ना, इन गुणों को एक्सेप्ट करता है इंद्रिय द्वारा, ठीक है। तो ये पंचमहाभूत सिद्धांत हो गया कि जितने भी द्रव्य हैं आपके आसपास, वो सभी द्रव्य जो है वो पंचभौतिक कहे गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद पंचमहाभूत सिद्धांत से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है भूतानुप्रवेश, ठीक है ना। इसी को ना अन्योन्यानुप्रवेश भी कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना सा है कि जो ये पांच महाभूत हैं, इन महाभूतों में जो पूर्व पूर्व महाभूत है ना, उनमें उत्तरोत्तर महाभूत प्रवेश करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास आपके पांच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ठीक है। तो आकाश का अपना खुद का गुण कौन सा है? शब्द। तो जो वायु है ना, उसमें आकाश का गुण भी प्रवेश करता है। उसका खुद का स्पर्श गुण तो है ही, पर उसके साथ साथ शब्द गुण भी रहता है। ऐसे ही अग्नि, तो अब अग्नि में आकाश एवं वायु दोनों का गुण उपस्थित रहेगा, उष्ण स्पर्श रहता है जैसे। और उसके साथ उसका रूप कैसा है? जो उसका खुद का गुण है, ठीक है। ऐसे ही जल, अब जल में शब्द रहेगा, स्पर्श रहेगा, रूप भी रहेगा, और उसका खुद का जो गुण है रस, वो भी रहेगा। और आखिर में पृथ्वी, पृथ्वी का भी सेम है, शब्द रहेगा, स्पर्श रहेगा, रूप रहेगा, रस रहेगा, और उसका जो खुद का रूप गुण है गंध। तो इस प्रकार से सब में आगे आगे गुणों का प्रवेश होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा न्याय है, वो क्या बताता है? भूतानुप्रवेश में अन्योन्या प्रवेश का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने लिया आकाश महाभूत, ठीक है। तो जो आकाश महाभूत है, उसका आधा भाग जो है वो उसका खुद का गुण रहेगा, जो कि है शब्द गुण। और बाकी का जो आधा भाग है, उस आधे भाग में बाकी के चार महाभूत प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इसे बोला गया है अन्योन्यानुप्रवेश या भूतानुप्रवेश। मतलब एक महाभूत में दूसरा महाभूत भी प्रवेश करता है, और इसी प्रकार से सभी महाभूतों में इस प्रकार से महाभूत, अन्य महाभूत उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अभी पंचमहाभूत सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? तो गर्भोत्पत्ति में पंचमहाभूत सिद्धांत कैसे बताया गया है, ये श्लोक आप आगे पढ़ेंगे। अगर आपको अभी याद होता है तो अच्छी बात है। तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति, क्या मतलब हुआ इसका? यानी वायु का कार्य क्या है? विभाजन करने का। विभाजन क्या होता है? विभाजन मतलब सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। तेज ऐन पचती, पचन करना।
कौन? अग्नि। अग्नि क्या पाचन करती है? पाचन कार्य, जाठर अग्नि के रूप में या अन्य रूप में शरीर में पाचन करती है। क्लेदयंती, आपह क्लेदयंती, क्लेदन करना मतलब मॉइस्चर देना, ठीक है, क्लेदन करना। बॉडी को जो बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो आप यानी जल महाभूत के कारण है। पृथ्वी संवहंती, संवहंती मतलब होता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या हुआ? चीजों को कंप्रेस करना, ठीक है ना। एटम्स के बीच में जो कॉम्पैक्शन रहता है आपस में एक दूसरे में। विवर्धयति मतलब एक्सपेंशन, मतलब अलग अलग बनना, ठीक है। तो इस तरीके से पंच महाभूतों का आपकी शरीर निर्मिति में क्या उपयोगिता है वो गर्भोत्पत्ति से समझ में आती है। दूसरा हमारे पास सिद्धांत है त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत। अब यहाँ पे जो तीनों दोष हैं उनमें कौन से महाभूत का आधिक्य बताया गया है वो देखिए। वायव आकाश धातुभ्याम वायु, मतलब जो आपका वात दोष है, वात दोष में आकाश एवं वायु महाभूत का आधिक्य देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आग्नेयम पित्तम, मतलब जो आपका पित्त दोष है, पित्त दोष में अग्नि महाभूत प्रधान रहेगा। और आपका अंभ पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, मतलब कि जो आपका कफ दोष है, तो आपके कफ दोष में जल एवं पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो इस प्रकार जो तीनों दोषों का महाभूतों से संबंध बताया गया है उसे बोला है त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत। षड्रस से क्या संबंध है वो देखते हैं कि जो षड्रस है आपके मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो इन रसों का महाभूतों में क्या संबंध है, किसमें कौन सा महाभूत आधिक्य है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने षड्रस देखें कौन से हैं। मधुर, ठीक है, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु एवं कषाय, ये षड्रस है आपके पास, ठीक है। अभी कौन से रस में किस गुण का आधिक्य है वो देखिए, किस महाभूत का। तो मधुर में क्या है? पृथ्वी एवं जल महाभूत। अम्ल में क्या है? अग्नि महाभूत एवं पृथ्वी महाभूत। लवण में क्या है? जल महाभूत एवं अग्नि महाभूत, ठीक है। उसके बाद तिक्त में क्या है? वायु महाभूत एवं अग्नि महाभूत। कटु में क्या है? वायु एवं जल महाभूत। और कषाय में क्या है? वायु एवं पृथ्वी महाभूत। तो इस प्रकार से इन षड रसों में इन महाभूतों का आधिक्य देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच का जो है संबंध है। अब इसका उपयोगिता अगर आप समझेंगे तो ऐसी है कि मान लीजिए आपको औषध देना है अपने रोगी को, तो अब उसको कौन से महाभूत की आवश्यकता है उस अनुसार आप उसको उस रस वाला औषध प्रदान करेंगे। तो हमारी पार्ट 2 वीडियो में हमने सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, सिद्धांत के प्रकार के बारे में पढ़ा एवं पंचमहाभूत सिद्धांत जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ा। पार्ट 3 वीडियो में हम अपने रेस्ट ऑफ द जितने भी सिद्धांत हैं उन्हें कवर करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं आपको सारे PDF नोट्स प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।